Chemical dosimetry. The energy absorbed from ionizing radiation may produce a chemical change, and if this change can be determined, it can be used as a measure of absorbed dose. जो ही अगर केमिकल कोई भी रेडिएशन होगी वो किसी केमिकल में केमिकल चेंज प्रोड्यूस करेगी। तो अगर वो चेंज मेजर कर ले आप, तो आप ये भी मेजर कर सकते हैं कि उसमें डोज कितनी अब्सॉर्ब हुई। मैनी सिस्टम्स ऑफ केमिकल, अभी इसमें हमने और बहुत तरीके हैं केमिकल डोजीमेट्री के, लेकिन जो सबसे प्रिसाइज है, जिसमें जो सबसे प्रिसाइज रिजल्ट्स देता है वो हमारे पास है फेरस सल्फेट। ये वो केमिकल हमने यूज करना है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करना है, या इस मेथड को हम फ्रिक डोजीमीटर कहते हैं। तो फेरस सल्फेट है, इस पे जब रेडिएशन पड़ेगी ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें डोज ऑब्जॉर्ब हुई है। तो सबसे प्रिसाइज मेथड इसका ये है। Ferrous sulfate fric dosimeter. The dosimeter consists of 1 millimole per 1 ferrous sulfate. ये कंसंट्रेशन बताइए, उसकी रेशो बताइए जो उसमें सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। कि 1 मिलीमोल होगा पर फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट, और 1 मिलीमोल होगा सोडियम क्लोराइड का, और 0.4 मोल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ये तो सॉल्यूशन उसमें यूज करना है। The reason for sodium chloride in the solution is to counteract the effects of organic impurities present despite all necessary precautions. और solution बनाया है इसमें सोडियम क्लोराइड सिर्फ इस वजह से यूज कर रहे हैं कि जिसमें इस सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ये उसको खत्म करेगी, उसके एंटायर काम करेगी। वैसे तो प्रिकॉशंस की जाती हैं कि एपरेटस क्लीन हो, जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ना हो, फिर भी एरर के चांसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए हम सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो ये जो फिर भी अगर थोड़ी बहुत कोई इम्प्योरिटी रह जाएगी तो उसको खत्म कर देगा। When the solution is irradiated, the ferrous ions are oxidized by radiation to ferric ions. Irradiated मतलब जब सॉल्यूशन एक्सपोज हो जाएगा रेडिएशन से, इरिडेट करना का मतलब होता है सॉल्यूशन को रेडिएशन डालना। तो जब सॉल्यूशन पे रेडिएशन आप डाल देंगे तब उसके रेडिएशन की वजह से जो फेरस आयंस आपने डाले हुए हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, रेडिएशन की वजह से ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। द फेरिक आयन कंसंट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोमेट्री। मैम जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। रेडिएशन की वजह से उसमें चेंज होंगे? हाँ जी हाँ जी, केमिकल चेंज कर रहे हैं ना हम। तो केमिकल चेंज जब हमें कैसे पता, हमने रेडिएशन दी सॉल्यूशन को, अब वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो गया। ये केमिकल चेंज था जो हमने देखना। ठीक है मैम। The ferric ion concentration is determined by spectrophotometry of dosimeter solution, which shows absorption peak in the ultraviolet light at wavelength of 224 and 304 nanometer. अब सबसे पहले उन्होंने क्या करना था, केमिकल चेंज। बेसिक काम क्या हमारा, हमने एब्जॉर्ब डोज कैसे फाइंड करनी है केमिकल चेंज से। केमिकल चेंज के लिए हमें कोई केमिकल चाहिए, तो केमिकल हमने कौन सा लिया था, फेरस आयंस का। तो पहला स्टेप क्या किया, उस सॉल्यूशन को हमने रेडिएशन के सामने रखा, रेडिएशन दी, रेडिएशन से डोज अब्जॉर्ब हुई, रेडिएशन उस अब्जॉर्ब डोज की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, वो फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक आयन। अब ये काम हो गया हमारा कि केमिकल चेंज आ गया। अब उस केमिकल चेंज को मेजर कैसे करना, उसको मेजर करना है मैम हमने। जी ये भी इम्पोर्टेंट होगा ना कि कौन सा केमिकल रेडिएशन कितनी अब्सॉर्ब कर सकता है, तो ये भी देख के हमें केमिकल चूज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी कर इसके सकते, लिए ये इसलिए भी तो जरूरी है। इसलिए हाँ जी, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि आगे रेडिएशन, और उस रेडिएशन के लिए आपने केमिकल कौन सा यूज करना है उसका टेबल है वो। ये तो अभी बेसिक आपको मेथड बता रहे हैं ना कि ये काम प्रोसेस होता कैसे, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए कोई रेडिएशन तो नहीं फिक्स में यहाँ पर मेंशन की हुई कि रेडिएशन कौन जी सी यूज मैम। करनी। ये भी सिर्फ बेसिक मेथड है, तो ये वेरी सही। कैसे करेगा वो फिर आपको आगे बताते हैं। ये बेसिक मेथड है कि होना कैसे है। ओके ठीक है मैम।
तो अब वो फेरिस साइंस में कन्वर्ट हो गया, तब उसको मेजर कैसे करना है कि कितने मोल कन्वर्ट हुए फेरिस के फेरिक आयन में। तो वो क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये क्या करेगी, जो डोजिमेट्री सोल्यूशन में चेंजेस आए हैं एब्सॉर्प्शन पीक्स, उसकी जो पीक्स बनेगी उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में वो आपको शो करेगी। अल्ट्रावायलेट लाइट में उसकी वेवलेंथ की पीक्स बनेगी, और जो हीट निकल रही है, जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं उसकी पीक वेवलेंथ से होंगी 224 से 304 नैनोमीटर में। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट में शो करेगा, इसलिए उसकी वेवलेंथ आपको 224 से 304 में। अब जितनी पीक्स बनेगी, जितने मोल्स चेंज हुए होंगे, उनकी उतनी पीक्स बन जाएंगी, वो आपको ऐसे शो हो जाएंगे। ये वाला जो आपका अपरेटस है, ये उसको मेजर करके उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्राफ के फॉर्म में शो कर देगा। जितना चेंज आया होगा वो आपको पता चल जाएगा, आप उसको कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा कि कितने आपने फेरस यूज किए थे, वो कितने फेरिक में कन्वर्ट हुए। मतलब अगर ज्यादा हुए होंगे, इसका मतलब आपने जो रेडिएशन उसने ज्यादा ऑब्जॉर्व की। अगर कम हुए होंगे तो वो रेडिएशन कम ऑब्जॉर्व की होगी। या ये भी हो सकता है कि जो रेडिएशन आपने यूज की हुई वो उसके मुकाबले में कम इंटेंसिटी की थी, तो आप चाहो तो रेडिएशन ज्यादा इंटेंसिटी की भी यूज कर सकते हो। जी वैल्यू, the radiation chemical yield may be expressed in terms of the number of molecules produced per 100 electron volt of energy absorbed. This number is known as the J value. अब ये एक्सप्रेस करना बताया है कि हमने जो केमिकल यील्ड, यील्ड मतलब जो फेरिक आयन ऑक्सीडेशन से बने हैं हमारे पास रेडिएशन अब्सॉर्ब करने के बाद, उसको हमने जो एक्सप्रेस करना है वो हम मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इतनी रेडिएशन से एनर्जी मिलेगी, उससे जितने आपके केमिकल्स पर चेंज हुए होंगे उसकी फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास जी वैल्यू होगी। ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब एनर्जी तो कितनी ज्यादा होगी, इससे कम एनर्जी भी होगी, इससे ज्यादा एनर्जी भी होगी रेडिएशन की, जब से वो यील्ड बननी स्टार्ट होगी। तो लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड रख लिया है कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जितनी आपको यील्ड मिली होगी या प्रोडक्ट मिला होगा फेरिक आयंस का, उसको जब आप इस स्टैंडर्ड में आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको आप एक्सप्रेस करोगे तो वो उसको आप जी वैल्यू कहेंगे। अब ये केमिकल कोई डिफरेंट भी यूज कर रहे होगे, लेकिन उसके लिए एनर्जी का लेवल आप यही सेट करोगे। ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। कोई और कौन सा भी, अब यहाँ फेरिक को हमने ऊपर देखा है, यहाँ कोई और केमिकल कोबाल्ट यूज हो जाए, सीजियम यूज हो जाए, तो सीजियम में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जितने आपको रिजल्ट मिलेगा वो उसकी जी वैल्यू हो जाएगी। कोबाल्ट में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जितने आपको उसके आगे यील्ड मिलेगी वो उसकी जी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपके केमिकल से केमिकल पे वेरी करेगा। Thus, if the yield of ferric ions can be determined, the energy absorbed can be calculated when the G value is known. अब G वैल्यू पता होगी। अब आप 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे अगर आपकी फर्ज करें 1 मोल आपका जो है वो कन्वर्ट हुआ है फेरस से फेरिक में, 1 मोल इस तरह लिखना होगा जैसे ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपका उसका फेरस का 1 मोल कन्वर्ट हुआ है फेरिक में। तो आप फिर इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर 200 पे 2 मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरह आपको अगर जी वैल्यू का पता चल जाए तो आप अब्सॉर्ब डोज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतने मोल्स कन्वर्ट हो गए हैं इसका मतलब इतनी डोज अब्सॉर्ब हुई है। सपोज डेल एम, ये मोल्स हैं, कितने मोल्स कंसेंट्रेशन के जो फेरिक आयंस के प्रोड्यूस हो रहे हैं। डेल मोल्स कंसेंट्रेशन ऑफ फेरिक आयंस इज प्रोड्यूस्ड। अब जो रिजल्ट आपको मिल गया ये उसको देख रहे हैं बाय एन अब्सॉर्ब डोज ऑफ डी ग्रेज। मतलब यहाँ पर अभी नहीं पता कि डोज कितनी अब्सॉर्ब हुई है, हमें फाइंड करना है। लेकिन ये पता है कि इतनी अमाउंट आपकी अगर कन्वर्ट हो जाए तो उसकी इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है उसने। तो डी ग्रे
इज इक्वल टू डी जॉल पर केजी इज इक्वल टू डी absorbed dose divided by 1.6202 into 10 raised by minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केजी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, एनर्जी चाहिए हमें, इसलिए उसको एनर्जी अब्जॉर्ब डोज की, इसलिए उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक आयन प्रोड्यूस्ड, पीछे एनर्जी लिए, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, इसलिए इसका हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। डेल एम इंटू 6.02, जो ये एवोगैड्रो नंबर है, इसलिए आपका वो मोल्स में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल्स पर लीटर। तो उसको आगे आपने रो से डिवाइड कर दिया, ये आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी आ गई। तो अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जितने प्रोड्यूस हुए हैं उससे, दूसरा आपकी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उस एब्जॉर्ब एनर्जी से आपके पास रिजल्ट में कितने केमिकल चेंज आया, और केमिकल चेंज किस फॉर्म में, फेरिक आयंस के फॉर्म में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, तो वो कैसे पता चलेगा, ये आपने मॉलिक्यूल्स का चेंज मल्टीप्लाई बाय एनर्जी के बाद, तो डेल एम रो टी, ये एक साइड पे आ जाएंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 9.64 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपकी अब्जॉर्ब डोज फाइंड कर रहे हैं ना हम, डी फाइंड करना है, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रे में जाना है। तो डी से जब आप ग्रे में जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, तो वो 9.64 में 10⁻⁶ ग्रे बन गया। कि अब्जॉर्ब डोज, जी डी आपके पास अब्जॉर्ब डोज है, और फाइंड ही अब्जॉर्ब डोज करनी है, सारा काम ही हमने स्टार्ट इसके लिए किया। तो अब्जॉर्ब डोज का यूनिट हमारे पास ग्रे है, इसलिए डी इज इक्वल टू डेल एम, ये रिजल्ट वाले मॉलिक्यूल्स फेरिक आयंस, और रो उस सॉल्यूशन की डेंसिटी, और ये जी वैल्यू 0.9.64 इंटू 10⁻⁶ रे। अब ये फॉर्मूला आपका है अब्जॉर्ब डोज के लिए। केमिकल, कोई भी केमिकल मेथड यूज कर रहे हैं डोजीमेट्री का, उसमें वो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको, अब्जॉर्ब डोज, एक, जौन सा भी आप सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, रेडिएशन के बाद उसमें कितने चेंजेस आते हैं, डेल एम वो पता होना चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय जौन सा सोल्यूशन आपने यूज किया उसकी डेंसिटी क्या है, और उसकी जी वैल्यू क्या है। जी वैल्यू क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितने मॉलिक्यूल्स आपके कन्वर्ट हुए, जी वैल्यू वो है। ये चीज़ें आपको पता हो तो आप उस सॉल्यूशन की अब्जॉर्ब डोज फाइंड कर सकते हैं। रेडिएशन कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसके अब्जॉर्ब डोज फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, आप कौन सी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं तभी करोगे। अब इसमें इस डोजीमीटर के लिए इसकी जो रेंज है रेडिएशन की 1 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.4 मोल की लीटर H2SO4 डोजीमीटर। एग्जाम्पल दिए उन्होंने 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.4 मोल पर लीटर H2SO4 डोजीमीटर सोल्यूशन। अब देखें, फेरस, पीछे फेरस आयन यूज किए थे, अब H2SO4 का सोल्यूशन भी यूज किया जा सकता है। रिकमेंडेड जी वैल्यूज फॉर फेरस सल्फेट डोजीमीटर, अब इसमें सीजियम 137 है, इसके लिए इसकी जी वैल्यू या रिकमेंडेड की कितनी हो सकती है, 15.3 प्लस माइनस 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोबाल्ट का सोल्यूशन यूज किया उसकी जी वैल्यू कितनी हो सकती है, 15.5 प्लस माइनस 0.2। अब ये इन दो सॉल्यूशंस की एग्जांपल दी हुई है कि अगर ये सॉल्यूशन यूज करेंगे इनकी गिवन वैल्यू, जी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर ये जी वैल्यू लगाएंगे, इसके बाद उस सॉल्यूशन में चेंज कितना आएगा वो यहाँ पर लगेगा, और उस सॉल्यूशन जो आपने यूज़ किया उसकी डेंसिटी कितनी थी, तो आपके पास उस सॉल्यूशन में रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी।
ठीक है, कोई क्वेश्चन? इसके बाद आपने जो असाइनमेंट में टॉपिक किया है ना, थर्मोल्यूमिनेंस वाला,